लीजिए सुनिए मेरी पहली उपन्यास गंडक के उस पार, मेरी यानी अभिषेक की आवाज में। अध्याय चौथा। दूसरे दिन सुबह ट्रेन बेतिया पहुंची। वर्षों बाद उस मिट्टी की गंध ने शर्मा जी को भीतर तक भिगो दिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्होंने गहरी सांस ली। यही है, शीतल मुस्कुराई। क्या अपनी मिट्टी की खुशबू? उन्होंने एक ऑटो किया। जैसे जैसे वाहन वाल्मीकि नगर की ओर बढ़ रहा था, सड़क के दोनों ओर फैले साल और सागवान के वृक्ष उनका स्वागत करते प्रतीत हो रहे थे। दूर क्षितिज पर नेपाल की पहाड़ियां हल्की धुंध में लिपटी हुई दिखाई दे रही थी। शीतल ने धीरे से पूछा, आपका घर अभी कितना दूर है? बस कुछ ही देर। शर्मा जी की आवाज में एक अजीब कंपन था। ऑटो जैसे ही गांव की सीमा में पहुंचा, उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा। यही, उन्होंने कांपते हाथ से इशारा करते हुए बताया, हम यहीं गिल्ली डंडा खेलते थे। यहाँ कभी सरसों के खेत हुआ करते थे। इस मोड़ पर मेरी साइकिल पहली बार गिरी थी। हर मोड़ की एक अपनी कहानी थी। हर पेड़ किसी पुराने मित्र की तरह उन्हें पहचानता हुआ प्रतीत होता था। लेकिन अचानक उनकी दृष्टि एक खाली मैदान पर जाकर ठहर गई। यहाँ तो वे धीरे से बुदबुदाए, यहाँ तो बहुत बड़ा आम का बाग था। अब वहाँ एक विद्यालय बना हुआ है। कुछ देर के लिए वो मौन हो गए। शीतल ने उन्हें कंधे पर हाथ रखा। समय केवल लोगों को नहीं बदलता, जगहों को भी बदल देता है। घर पहुंचे तो दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। आंगन में सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। मकड़ी के जालों ने बरामदे को अपना घर बना लिया था। शर्मा जी धीरे धीरे आंगन में उतरे। उन्होंने झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई, उसे अपनी आंखों से लगाया और पहली बार वे फुट फुट कर रो पड़े। शीतल ने उन्हें कभी इतना असहाय नहीं देखा था। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज वो सिसक सिसक कर रो रहे थे। शीतल कुछ नहीं बोली, केवल उनका हाथ पकड़ लिया। क्योंकि कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं, केवल साथ चाहिए। शाम होने लगी। दूर कहीं से गंडक की धारा का धीमा स्वर हवा के साथ सुनाई दे रहा था। शर्मा जी बरामदे में खड़े उस दिशा में देखने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, बहुत अपना, बहुत पुराना, और शायद उस पुकार का नाम था रूपमती। धन्यवाद।